नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि अमुक व्यक्ति का आप कोई भाषण सुनिए या इस व्यक्ति के विषय में आप कोई बहुत ज़्यादा जानकारी हासिल करिए। लेकिन आज मैं लीक से अलग हटके एक व्यक्ति के विषय में कुछ आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। उनका नाम है रवि शर्मा, दिल्ली में रहते हैं। मुझसे उनका परिचय बहुत नाटकीय तरीके से हुआ। वो मेरे को सुनते थे यूट्यूब, कहीं से उन्होंने मेरा नंबर लिया, मुझसे बातचीत करी और कहा कि आप बहुत मेरे लिए बोले कि बड़ा सहज होके बोलते हो संजय, कोई नाटक-वाटक सा नहीं लगता है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे तुमसे सुनना। इस तरह बातचीत शुरू हुई हम लोगों की। फिर मैं एक बार दिल्ली गया उनसे मुलाकात करने, मेरे पास सिर्फ 20 में 25 मिनट का समय था। लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया, जो आमतौर पे नहीं करता हूँ मैं किसी से मिलने के बाद, और मैं 3 घंटे सिर्फ उनके चेहरे को देख के उनकी बातें सुनता रहा। मेरे को ज़िंदगी में ऐसा सम्मोहित करने वाले लोग बहुत कम मिले हैं जैसे रवि शर्मा जी हैं। बहुत गरीब परिवार में वो पैदा हुए उत्तर प्रदेश के, और आईआईटी रुड़की से उन्होंने इंजीनियरिंग करी अपनी। बहुत छोटी उम्र में, सबसे कम उम्र के वो एक बड़े बिज़नेस हाउस के सीईओ बन गए। सबसे कम उम्र से मेरे ख्याल से देश में इतनी कम उम्र का कोई आदमी रहा नहीं होगा, और 13 साल तक वो दुनिया के बड़े से बड़े कंपनियों के सीईओ रहे। तो जब 50 साल के हुए वो, तो एक बड़ी कंपनी जिसमें वो काम कर रहे थे, उसमें उन्होंने डायरेक्टर, उस कंपनी के मालिक ने उनको कहा कि भई आज आप मेरे यहाँ डायरेक्टर बन गए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मिलने गए, बोले मैं आज अब नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। तो वो हैरान कि कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, कहीं और कहीं नौकरी करेंगे आप जाके? कोई ज़्यादा वेतन मिल रहा है? बोले कि नहीं, नहीं मैं नौकरी नहीं करूँगा। बोले फिर? बोले मैंने 50 साल अपने करियर को दे दिए, अब मैं कुछ दूसरे काम करूँगा। तो लोग वो हैरान थे कि इतने बढ़िया करियर को कौन छोड़ता है? उन्होंने कहा कि अब मैं जाऊँगा, कुछ समाज के लोगों में मिलूँगा, कुछ उनसे बात करूँगा। मेरी माँ बुजुर्ग रहती हैं, उनके कपड़े प्रेस करूँगा, उनसे संवाद करूँगा, और ये कहकर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जो शायद ही इस दौर में 50 साल में इतनी पीक पे पहुँचा हुआ व्यक्ति, एक बड़ी कंपनी का सीईओ, वो छोड़ दे नौकरी। लेकिन रवि शर्मा ऐसे ही हैं। बहुत बढ़िया किताब लिखते हैं, बहुत बढ़िया एक्टिंग करते हैं। कई उनकी एडवर्टाइज़मेंट कंपनी में उन्होंने बहुत बढ़िया अभिनय किया। बहुत अच्छा पर्सनैलिटी है उनकी, और बहुत अच्छा बोलते भी हैं। और 11 राज्यों में उन्होंने एनजीओ, अपने 50 से ज़्यादा एनजीओ 11 राज्यों में चला रहे हैं, मिशन चेतना के नाम से। इसमें वो तरह-तरह के लोगों को जागरूक करते हैं, उनके अंदर चेतना का विकास करते हैं। प्रभात ज्योति फाउंडेशन है एक, इसमें 50,000 से ज़्यादा लोग जो हैं आस-पास में सब घूमते रहते हैं, और सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने, जैसे वो आईआईटीएन है, तो दुनिया भर के जितने आईआईटीएन्स हैं, जो आईआईटी करके गए हैं, उन सबका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50,000 से ज़्यादा आईआईटीएन हैं। उन सबके वो अध्यक्ष हैं। तो सब लोग जुड़ के भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसे अच्छा हो, भारत में तरक्की के रास्ते कैसे खुलें, ये सब करते रहते हैं। और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हिमाचल और महाराष्ट्र के वो अभी चेयरमैन बने हैं, राष्ट्रपति ने उनको वहाँ का चेयरमैन बनाया है। और ये सारी बातें मैं उनके विषय में इसलिए कर रहा हूँ कि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत कम लोगों से बेहद प्रभावित होता हूँ। रवि जी की पर्सनैलिटी ऐसी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ कोई व्यक्ति कैसे हो सकता है, वो रवि शर्मा होते हैं। आप कभी डिप्रेशन में हो, परेशानी में हो, 5 मिनट उनसे बात करें, तो आपकी सारी ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। ये सारी बातचीत मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ कि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान है, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अभी उन्होंने रवि शर्मा जी को बोलने के लिए बुलाया। ये भूमिका मैंने इसलिए बताई कि मैं चाहता हूँ कि रवि शर्मा जी का ये भाषण सुनें आप। आप सुनें, अपने बच्चों को सुनाएँ। और बच्चों को संबोधित करते हुए भाषण उन्होंने दिया, और मैं मानता हूँ कि ये आज के दौर में हर व्यक्ति को ये भाषण ज़रूर सुनना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी भूमिका कह दी, अब मैं सीधा उनको आपको उस संस्थान में ले चलता हूँ, जहाँ रवि शर्मा ने भाषण दिया। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस भाषण को अगर आपको ठीक लगता है, तो इस भाषण को आप अपने दोस्तों को भी भेजिएगा, क्योंकि नई पीढ़ी जो है, नई पीढ़ी को समझना चाहिए कि वो चाहते क्या हैं ज़िंदगी में। ये बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, पढ़ लिख के बनना क्या चाहते हैं, गोल क्या है, किस किस दौड़ में वो शामिल हैं। तो बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा रवि शर्मा जी के पास ले चलता हूँ, और बहुत शानदार भाषण आपको सुनवाता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जरा जोर से आवाज आनी चाहिए। डियर चांसलर सर, वाइस चांसलर, प्रो वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर दास,
who has come from Lucknow. Professor Goswami, who has come from Lucknow. The faculty members, head of department, deans, media, staff members, and of course, everybody says most importantly the students, but I would say the most importantly the parents of students who have come here in large numbers. And then come, of course, students, not students, the graduating students and the post-graduating and doctorate. It's a real privilege and I'm deeply honored to stand before you. And I want to start my speech by saying many, many congratulations to all of you. And also, I would like all students here, or graduating students, to rise and put your hands together for your parents, for your teachers, and for your friends. Could you please rise and give a standing ovation to all those people who have really supported you in getting where you are. And I would like parents to bless them for their future. Thank you. Now I believe it is the turn of parents and families to rise and give a standing ovation to their children and their families. अब लगा कि कुछ एनर्जी है। सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीच एक कन्फेशन से शुरू करता हूँ। कन्फेशन ये है कि मैं इतनी बड़ी भारी स्पीच लिख के आया था, लेकिन जो भी मुझे बोलना था वो चांसलर साहब ने बोल दिया। तो मैं फिर दूसरे सिरे से शुरू करता हूँ। और मेरे बारे में अभी आपने परिचय सुना, उस परिचय में एक चीज़ छूट गई। वो चीज़ ये है कि मैं बहुत ही भाग्यशाली और सौभाग्यशाली आदमी हूँ। ये मेरा सौभाग्य था कि मैं यूपी के एक छोटे से गांव में बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया, और मेरा जन्म एक गांव के एक कच्चे घर के उस रूम में हुआ था जहाँ पर पशुओं के लिए भूसा रखा जाता था। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने गरीबी को पास से देखा। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी एजुकेशन शुरू की ऐसी जगह हुई जहाँ पर स्कूल तो था लेकिन क्लासरूम नहीं था, तो मुझे आम के पेड़ के नीचे पढ़ने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे अध्यापक से ज़्यादा मेरे शिक्षक थे जिन्होंने मुझे जीवन की शिक्षा दी। ये मेरा सौभाग्य है कि उसके बाद किसी तरह से मेरा रुड़की में एडमिशन हुआ और मैं रुड़की से इंजीनियर बना। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 20 साल से सोच रहा था कि कभी जाके TISS को देखूंगा, और मेरा सौभाग्य है कि मुझे 20 साल लग गए लेकिन मैं आया ज़रूर। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद मेरा सौभाग्य था कि मैं अच्छी कंपनियों में मैंने काम किया और मैं बहुत जल्दी CEO बन गया। और जब तक मैं 50 का आया तो मुझे लगा कि मुझे और सौभाग्य का काम करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मेरा सौभाग्य था कि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा और भाग्य से ज़्यादा मिल रहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इसको भाग्य को, दूसरे के भाग्य को बढ़ाना चाहिए और मुझे समाज के लिए कुछ करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आवर डेफिनेशंस, आवर एक्सपोजर and our ability to learn. These are 3 key things in life and all of us are product of that. तो इससे पहले कि मैं आगे चलूं, पहली चीज़ मैं एक वार्निंग देना चाहता हूं आपको। जब भी आपको लगे कि मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूं तो आप सब खड़े होकर ताली बजा सकते हैं और मैं अपना स्पीच ख़त्म कर दूंगा। तो मैं पहले ये बताता हूं, मुझे बताया गया कि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट बना, तो मैंने जैसा आपकी बताया है कि हमारी लाइफ हमारी डेफिनेशन पर निर्भर करती है और हमारी एबिलिटी टू ग्रास्प देम। आप जितने अवेयर रहेंगे उतना ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। तो मैं अपने जीवन की 2 घटनाएं बताता हूं जिसकी वजह से
मैंने 50 साल की उम्र में, जब लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं पता, लोग कहते हैं कि मैं अपने करियर के पीक पर था, उस समय मैंने कॉरपोरेट को छोड़ने का निश्चय लिया। पहली घटना घटी 1984 में, जब मैंने नौकरी शुरू की थी और मुझे पहली तनख्वाह मिली थी 1200 रुपये की। उस दिन मैं बड़ा खुश था। हमने जाकर छोटी सी पार्टी की और उसके बाद मैं अपने एक फ्रेंड्स के यहाँ रात में सोया और सुबह दिल्ली से जो लोग परिचित हैं वो जानते होंगे कि कनॉट प्लेस से एक बस जाती है साकेत के लिए। तो मैंने वो बस पकड़ी और मैं साकेत के लिए चल पड़ा। सुबह सुबह थी और मेरे ख्याल से थोड़े सर्दियों के दिन आ गए थे। तो सरोजनी नगर के क्रॉसिंग पर बस रुकी और सामने मैंने एक भिखारी को देखा। मुझे उस पर बहुत दया आई और मैंने भी 100 रुपये निकाल कर उसको दे दिए और बात ख़त्म हो गई। इसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 3 साल। 3 साल बाद मेरे 3 प्रमोशन हो गए, क्योंकि मेरे बॉसेस का कहना था कि मैं काम बहुत अच्छा करता हूँ, और मेरी सैलरी हो गई 4000 रुपये। फिर मैंने एक गाड़ी खरीदी, एक कार खरीदी, और एक दिन मैं अशोका होटल में एक मीटिंग के लिए गया। वहाँ से लौटते समय ठीक उसी क्रॉसिंग पर मेरी गाड़ी रुकी। उन दिनों में एसी नहीं होते थे तो खिड़कियाँ खुली हुई थी। मैंने फिर से एक भिखारी को देखा और मैंने उसको 100 रुपये दे दिए और मैं चल पड़ा। अभी मुश्किल से मैं 1 किलोमीटर चला होऊंगा तो मुझे लगा कि मैं अमीर हो रहा हूँ कि गरीब हो रहा हूँ। जब मेरे पास 1200 रुपये थे तब भी मैंने 100 रुपये दिए। आज मेरे पास 4000 रुपये हैं तब भी मैंने 100 रुपये दिए। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उस एक पल ने मेरे जीवन को बदल दिया, क्योंकि उस दिन मैंने निर्णय लिया कि मुझे अमीर बनना है, गरीब नहीं बनना है। और इसके बाद से जीवन में कुछ भी हुआ, चाहे सैलरी मिलियंस में पहुंच गई, बट मैंने सोचा कि 8.33% से ज़्यादा मुझे बढ़ना है और 25-50% तक जाना है अमीर बनने के लिए। तो इस एक निर्णय ने मेरा जीवन बदल दिया और मुझे प्रेरित किया कि मैं गरीब नहीं, अमीर आदमी बनूं। उसके बाद जीवन चलता रहा और मैं तरह तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी करता रहा। 45 के आसपास पहुंचा तो जीवन में ये सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। इसके बहुत सारे आंसर मिले, लेकिन जो जिस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। हमको लगा कि जीवन में आदमी कितनी तरह के काम करता है, अच्छा काम और बुरा काम, 2 ही श्रेणी में आप इसको बांट सकते हैं। अब बुरे काम को छोड़ देते हैं, अच्छे काम की तरफ आते हैं। तो अच्छा काम कितनी तरह का होता है? छोटा काम और बड़ा काम। जो आदमी छोटा काम करेगा वो छोटा आदमी बनेगा, और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी करेगा। अब सवाल ये था कि छोटा काम क्या है और बड़ा काम क्या है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया, वी आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ आवर डेफिनेशंस। तो हमारी डेफिनेशन ये हुई कि वो सारे काम जो आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, वो सारे छोटे काम हैं, और वो सारे काम जो आप सेल्फलेसली दूसरों के लिए करते हैं वो बड़े काम हैं। और जो बड़ा काम करेगा वो बड़ा आदमी बनेगा। तो हमने डिसाइड किया कि हमको बड़ा आदमी बनना है और हमने नौकरी छोड़ दी। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ डेफिनेशन। हम लोग इन्हीं सब डेफिनेशन से, इन्हीं सब चीज़ों से लर्न करते हैं। तो मैं आपको कुछ अपनी लर्निंग्स बताता हूँ। एवरीबडीज लाइफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम हियर ऑन, बट रिमेंबर, life is not 100-meter race. It's a marathon. So even if you see people crossing you in 100, 200, 300 meters, don't worry. First of all, it is basically a marathon. But to run for marathon, one of the most important thing is you must know why you are running and where you are running. I will give you a true incidence, and certainly I don't want you to be in those shoes, and therefore I would like to remind you as to what you have to do. अब से करीब 3 साल पहले की बात है। चांसलर साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा सुन के अच्छा लगेगा और हो सकता है अच्छा ना भी लगे कि ये करीब 2-3 साल पहले की बात है। मैं किसी फोरम में बोलने गया था, अवार्ड फंक्शन था, और वो अवार्ड फंक्शन था एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। और उस अवार्ड फंक्शन के लिए वहाँ पर आपसे ज़्यादा करीब 300-350 CXOs और CEOs लोग आए हुए थे। आप सब जानते हैं कि सारी बड़ी कंपनियाँ जो हैं विजन और मिशन से चलती हैं। आपका भी खुद का भी एक विजन और मिशन है। तो
आफ्टर टॉकिंग 3-4-5 मिनट्स मैंने उनसे पूछा कि आप में से कितने लोगों को अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है। तो 100% लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमको अपनी कंपनी का विजन एंड मिशन मालूम है। मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि आप में से कितने लोगों को वर्बटिम अपनी कंपनी का विजन और मिशन मालूम है। तो इसमें से बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खुद ही वो विजन और मिशन लिखा था, तो 70% लोगों ने हाथ खड़े किए। मेरा तीसरा प्रश्न था कि आप में से कितने लोग किसी ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका कोई विजन मिशन नहीं है। अब किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने पूछा चलिए 1 साल नहीं 6 महीने कौन लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका विजन मिशन नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि फिर भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मैंने उनको थर्ड ऑप्शन दिया कि आप में से कितने लोग ऐसी कंपनी में काम करना चाहते हैं जिसका कोई विजन मिशन नहीं है और आपको सिर्फ 1 महीने काम करना है, लेकिन फिर भी किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ। तो मेरा छठा प्रश्न था कि आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन का, अपनी लाइफ का विजन और मिशन लिखा हुआ है। 0। फिर मैंने कहा कि आप लोग एक कंपनी को अपने जीवन का कुछ हिस्सा नहीं देना चाहते हो जिसको पता नहीं है कि उसको कहाँ जाना है और कैसे जाना है, लेकिन आप अपना जीवन के बारे में आपका कोई विजन और कोई मिशन नहीं है और आप अपने बच्चों को बताते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो सारे ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए मेरा मैसेज है कि आप उस स्थिति में ना जाएं। जब आप घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको कहाँ जाना है। इससे पहले आप अपनी जर्नी शुरू नहीं करते, लेकिन लाइफ की जर्नी में अनफॉर्चुनेटली हम ऐसा नहीं करते। हम घर से कार निकालते हैं तो हमको पता होता है कि हमको कहाँ जाना है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है ना पेट्रोल, लेकिन लाइफ की जर्नी में हम ऐसा नहीं सोचते। तो मेरा पहला जो आपको सजेशन है वो ये है कि आप लोग थोड़ा सोचें और अपने जीवन का एक विजन और एक मिशन लिखें। अगर डेस्टिनेशन होगा तो आपके वहाँ पहुँचने के चांसेस होंगे, और अगर डेस्टिनेशन ही नहीं होगा तो आपके भागने के चांसेस होंगे, पहुँचने के चांसेस नहीं होंगे। और इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो शायद आपको हैरान कर देगा, बट इट इज़ द मोस्ट कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग इन इंडिया। भारतवर्ष को देखेंगे तो एक चीज़ आपको सबको पता चलेगी, दैट एवरी इंडियन इज़ इन अ हरी। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए तो अंदर घुसने के लिए लड़ाई है, फिर बाहर निकलने के लिए लड़ाई है, फिर बस में चढ़ने के लिए लड़ाई है, लाइन में कोई खड़ा नहीं होना चाहता है, सड़क पे कोई लाइन में नहीं चलना चाहता है। तो एवरी इंडियन इज इन अ हरी, बट इमेजिन नो वन ऑन टाइम। कैन यू सी द लॉस ऑफ डायरेक्शन? एवरी इंडियन इज इन अ हरी बट नो वन ऑन टाइम। आई थिंक दिस इज वन थिंग when we say between us, between now and Viksit Bharat, what is the difference? I would like to see Viksit Bharat where nobody is in hurry, but everybody is on time. What is at scale? What is at stake is not time, but the timing. जब आप समाज को देखते हैं तो आप उसको बहुत आराम से उसका सारांश बता सकते हैं। मैंने एक बार हिंदुस्तान के बारे में लिखा था कि मुझे हिंदुस्तान क्या चीज़ है। तो हिंदुस्तान को बहुत सालों तक बाहरी लोगों ने शासन किया, रूल किया। तो एक डेफिनेशन उनको लगता है कि उन्होंने बहुत समय खो दिया है और उस समय को उनको कॉम्पनसेट करना है। सो आई सेड एवरी इंडियन वांट्स टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। व्हाट इज एट स्टेक इज टाइम। तो इसीलिए कोई भी लाइन होती है तो हम फटाक से लाइन में लग जाते हैं, उसके बाद पूछते हैं लाइन किस चीज़ की है। कहीं भी जगह देखते हैं पहले घर बना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि इसमें बाय द वे इसमें पानी की व्यवस्था भी तो करनी थी, कहीं सड़क भी तो बनानी थी। सड़क पे वो अच्छा आदमी जो आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में या बैंक में कहीं दिखेगा टाई लगाकर काम करता हुआ, जब वो सड़क पे निकलेगा तो वो शॉर्टकट मारेगा। लाइफ में हमको अमीर होना है, जल्दी होना है, सब कुछ जल्दी है। व्हाट इज एट स्टेक इज टाइम। नाउ तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी सारी लाइफ एक्टिविटी ओरिएंटेड हो गई है। नाउ लुक एट चाइना। चाइना वाज नॉट रूल्ड बाय आउटसाइडर्स बट दे वर अ क्लोज कंट्री। व्हेन दे ओपन अप in their mentality, they felt they have lost a lot of opportunities. So every Chinese wants to make up
for the lost opportunity. What is at stake is opportunity. So they plan well, they do well, and then they capture the opportunity. We capture the time, but we don't know for what. I would suggest that in life, first and foremost, create a life story for you. आप में से कितने लोग मूवीज देखते हैं? सभी देखते होंगे, हाथ नहीं खड़े कर रहे, फिर भी मैं मानता हूं सब देखते होंगे, लेकिन इतना आलस करना भी ठीक नहीं है। तो मूवी कैसे बनती है? मूवी में सबसे पहले आती है एक स्टोरी, उसके बाद आती है स्क्रिप्ट, उसके बाद ऑफ कोर्स आप म्यूजिक डिसाइड करते हैं या डिसाइड करते हैं कि आपके हीरो हीरोइन कौन होने वाले हैं, और इस तरह से मूवी बनती है, और फिर आप मूवी का क्लाइमेक्स डिसाइड करते हैं। लाइफ की मूवी भी ऐसी है, सिर्फ फर्क ये है कि हम अपनी स्टोरी लिखते नहीं हैं। मेरी गारंटी है कि अगर आप लाइफ की स्टोरी लिखेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप वहीं पहुंचेंगे क्लाइमेक्स में जहां आप पहुंचना चाहते हैं, अन्यथा क्लाइमेक्स आपको कहीं भी ले जा सकती है। I have a philosophy, and that became one of my learning in my school, that whatever you try, you may succeed or fail, but whatever you decide will happen. And if it is not happening, then you can be sure you have not decided. And how to get around this, to know whether you have decided or not, is that when your mind stops wavering, it is focused on one point, then you should know that you have decided. And therefore you would see that seldom people always try to go for a morning walk, and you know that how many people sustain. But seldom people miss the flight. And in the whole of my life of more than 60 years, I have never ever seen anybody missing his surgery, because he has decided to be there. So whatever you decide will happen. The question is, what do you decide? And for that it is mandatory that you should have a vision and mission of your life, a destination. आज के दिन स्टार्टअप का किसको सबको पता होगा स्टार्टअप कैसे होते हैं? तो स्टार्टअप करने के लिए क्या होता है? पहले आप एक विजन एंड मिशन लिखते हो, तब आपको फंडिंग मिलती है। तो ऐसे ही लाइफ है, आप अपना ही विजन मिशन नहीं लिखोगे तो जिसको मन होगा वो फंडिंग देगा, और कभी कभी ऐसा होगा कि आपको फंडिंग नहीं मिलेगी, फिर आपका स्टार्टअप छोटा स्टार्टअप रह जाएगा, फिर आप बोलेंगे अरे मेरे साथ तो वो हुआ नहीं जो मैं चाहता था। सवाल ये है कि आपके साथ वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं, आपके साथ वो होगा जो आप निर्णय करते हैं, और इन दोनों में बहुत भारी डिफरेंस है। जब मैं छोटा था तो 2-3 चीज़ें हुई जिससे मेरा पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि जो आप डिसाइड करेंगे वो होगा। हमारे मोहल्ले में एक हमारे पिताजी कहीं पहुँचे ट्रांसफ़र होके, तो मोहल्ले में एक व्यक्ति, एक बच्चा जो था वो बैडमिंटन खेल रहा था, और उसने हमसे पूछा खेलोगे? अब हमको तो आता नहीं था, तो हमने बोला हाँ बिल्कुल खेलेंगे। अब हमने खेलना शुरू किया, 1 मिनट के बाद उसको पता चल गया कि इसको खेलना नहीं आता है। तो उसने हमसे बोला यार तुम क्या खेल रहे हो, तुमको तो रूल भी नहीं मालूम है। उसने कहा तो सच था, लेकिन हमारे दिल पे ये बात लग गई, तो हमको लगा कि नहीं, हमको इसको बदलना है। उसके बाद हमारे पास 2 चॉइसेस थी, या तो हम खेल खेल के सीखते या हम ऑब्जर्व करके सीख लेते हैं। तो हमने दोनों चीज़ें की, और हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब हमने डिसाइड कर लिया था तो 6 महीने के अंदर हम उसके साथ खेलते थे। 1 साल के बाद मैं डिस्ट्रिक्ट टीम का कैप्टन था और वो मुझे मेरे साथ मेंबर था, और उसके बाद मैं रीजनल टीम का प्लेयर था और वो मेरे साथ मेंबर था, उसके बाद मैं स्टेट टीम में था और वो मेरे साथ नहीं था। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने डिसाइड कर लिया था। उसके बाद एक और घटना हुई, जब मैंने डिसाइड कर लिया तो अचानक क्या हुआ, मैं बैडमिंटन बहुत अच्छा खेलने लगा, और मैं इतना अच्छा खेलने लगा कि मुझे भी लगने लगा कि मुझे इंडिया की टीम में आना है। तो मैं 5 से 6 घंटे सुबह और इतना ही समय समझ लीजिए शाम को मैं इसी में लगा रहता था, और मुझे लगा कि मुझे ये करना ही करना है। लखनऊ में खेलता था, KD सिंह बाबू स्टेडियम में। जब ये सब हो रहा था तो मेरे पिताजी कहते थे इंजीनियरिंग कर लो, मैं कहता था नहीं, अब तो मुझे प्लेयर ही बनना है। तो एक दिन मैं वहाँ से बाहर निकला और मैंने देखा कि जो उस समय का नेशनल नंबर 2 नंबर 3 था, वो एक लंबरेटा स्कूटर पे आ रहा है। लंबरेटा स्कूटर आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, बट जब आप कभी जाएंगे नेट पे तो देखिएगा।
तो मुझे लगा कि कुछ सालों के बाद मैं यही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि क्या मुझे ये बनना है? तो मैंने डिसाइड किया ये मुझे नहीं बनना है। तो हमने फटाफट अप्लाई किया, सारे कंपटीशन हो चुके थे, हमको एडमिशन मिला कश्मीर में हमारे मार्क्स के बेसिस पर। क्योंकि हमारे फादर को लगता था कि हम फेल हो जाएंगे। हम दिन भर खेलते रहते थे, बैडमिंटन की टीम में थे, क्रिकेट की टीम में थे और हमको लगता था कि खेलना और पढ़ना तो दोनों अलग अलग चीज़ है। ये इसमें कन्फ्यूजन क्यों होता है? ऐसा तो नहीं है कि मैं भाई बनूंगा तो अच्छा बेटा नहीं बन सकता, ये तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बट उनको लगता था। तो खैर हुआ ये कि वो उनको आश्चर्य हुआ जब हमने मोर लेस डिस्ट्रिक्ट टॉप कर दिया। तो इसलिए वो कहते थे कि तुम पढ़ो, और मुझे लगता था कि मुझे खेलना है। तो हम लोग उन्होंने कहा कि मैं तुमको छोड़ने जाता हूँ, और हम एक शालदा ट्रेन चलती है लखनऊ से जम्मू के लिए, उसके अंदर बैठ गए। मेरे फादर रुड़की के ग्रेजुएट थे, जो मेरे पैदा होने के बाद बने बाय द वे। तो अब वो गाड़ी चल पड़ी। उन दिनों में लोग बिस्तरा वगैरह लेके चढ़ते थे, तो जो बगल के पैसेंजर थे उनसे हमारे पिताजी की बात होने लगी और वो काफ़ी लोग मग्न हो गए। 4 बजे या 5 बजे रुड़की का स्टेशन आता है, और रुड़की का स्टेशन जैसे ही अप्रोच होने लगा तब उन्होंने पिताजी से एक क्वेश्चन पूछा कि अरे मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो जम्मू की ट्रेन है, आप असल में कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं अपने बेटे को कश्मीर में श्रीनगर में एडमिशन दिलाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, तभी वो ट्रेन वहाँ रुक गई, लोग समोसा वगैरह बेचने लगे। तो समोसे की आवाज़ में जो मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो तो रुड़की में आ जाते हैं, वरना तो बाकी अपने माँ बाप को तंग करते हैं। अब ये बात हमारे दिमाग में घुस गई, और उस दिन हमने डिसाइड किया कि हमको रुड़की में पढ़ना है। तो वहाँ से 2-3 महीने के बाद हमने चेंज किया, हम जयपुर आए। अगले साल हमने एग्ज़ाम दिया और हम रुड़की में सेलेक्ट हो गए। बट मैं आपको सिर्फ को ये बताना चाहता हूँ कि ये सब इसलिए हुआ, इसलिए नहीं कि उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, इसलिए हुआ कि मैंने डिसीजन लिया, मैंने निर्णय लिया, और मैं वहीं पहुँचा जहाँ पर निर्णय लिया था। आप सोचिए, मैं तो 20 साल पहले यहाँ आना चाहता था, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये मैंने निर्णय ले लिया है कि आज हम पहुँच गए यहाँ पर। इसी तरह से जीवन में बहुत सारी लर्निंग्स हुई, और उन लर्निंग ने ही जीवन को हमारे बनाया। आपको एक चीज़ मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि जीवन में किसी भी चीज़ को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जानना वो होता है जो आप किताबों में पढ़ते हैं या व्हाट्सएप पे रिसीव करते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को ये पता हो कि दुनिया में कितनी तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं या कितनी तरह का योगा होता है, उसको जानना कहते हैं। दूसरे व्यक्ति को पता हो कि किसी योगा करने से क्या होता है, उसको समझना कहते हैं। और तीसरा व्यक्ति जो योगा करता है, आपको पता है जीवन किसका बदलता है? जो योगा करता है। जो जानता है या समझता है वो नहीं होता। तो जीवन में हमको बड़ा कॉन्शियस होना चाहिए कि हम क्या जानना चाहते हैं या समझना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। सीखना वही होगा जो आपकी लाइफ में अवतरित हो जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने यहाँ कलेक्ट की है वो मेजरली, जो भी यहाँ पर आप पढ़े हैं, वो मेजरली इन्फॉर्मेशन है। जब आप उसको जाके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करेंगे तो वो नॉलेज बनेगी, और उसमें से जो एसेंस आप अपने जीवन में उतारेंगे वो आपके लिए विजडम होगी। और लर्निंग वही है। जैसे आपने चलना सीखा है, इसको आप कभी भूल नहीं सकते हैं। आपने खाना सीखा है, इसको नहीं भूल सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो कभी आप भूलेंगे नहीं। तो जब आपका फोकस रहेगा कि आपको जानना है, सीखना है या समझना है, तो मेरा आपको ये संदेश होगा कि आप सीखना सीखिए, क्योंकि सीखना इम्पॉर्टेंट है। और वो सीखना जो है वो आपकी लाइफ को प्रभावित ही नहीं करेगा, वो आपकी लाइफ को डायरेक्ट करेगा। और जीवन में जो सीखना है इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा वही है। तो मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ जो आपको बताएंगे कि इसके लिए आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो सीखने के लिए आप क्या सीखेंगे? सीखने के लिए मेरा बेटा मेरे पास एक आया था, बोला पापा आप तो बहुत बताते हैं, आप मुझे बताइए कि मुझे एक्सट्रीमली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको बताया था 3 चीज़ें हैं। अगर तुम 3 चीज़ कर लोगे या कोई भी 3 चीज़ें कर लेगा
तो वो हमेशा सक्सेसफुली होगा, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग. नंबर 1, लर्न फास्ट, जल्दी सीखो. नंबर 2, लर्न फास्ट, जल्दी सीखना कैसे है ये सीखो. नंबर 3, लर्न फास्ट, ये सीखो कि जल्दी भी कैसे सीखा जाए. और उसके बाद ये सीखो कि हाउ टू ऑलवेज लुक फॉर एक्सीलेंस. इफ यू लुक फॉर एक्सीलेंस, you will always be successful. If you look for success, you might get some time, but it will not be enduring success. So learn fast, learn to learn fast, learn empathy, learn courage, learn to support others, learn to motivate others, learn not to get disappointed, learn how to handle failures, learn how to handle success. Learn how to stand for others. Learn how to stand for values. Learn how to respect. Learn how to appreciate. These are the learnings of life which can make you not only successful but great. The difference between success and great is every great person is successful, but every successful person may not be great. And the only differentiation between them is the human qualities. And the best is care and share. So all of you are extremely fortunate people. Because what people will do as a choice, you would do in a career. Imagine it. What people want to do, what I am doing after leaving a job, you are going to do in your job. The only difference is that don't do it as a job. Keep your heart with it. And the moment you have a heart with it, you will see the phenomenal things it is going to give it to you. But before that, please define those things. Define what is success. Define for yourself what is success. Define for yourself what is prosperity. Define for yourself what is kindness. Define for yourself what is happiness. Because if we don't define, the problem of our society basically is that we don't define things. Neither our parents tell us to define it. माँ कहती है बच्चे से कि बच्चे अच्छे बच्चे बन जाओ, बट वो ये नहीं बताती है कि अच्छे बच्चे का मतलब क्या है. और ना ही हम ऐसा सोचते हैं. तो जीवन भर हम अच्छे बनने की कोशिश करते रहते हैं, ओनली टू लिसन फ्रॉम अदर्स कि ये अच्छा तो बना लेकिन उतना अच्छा नहीं बना. So please be very cautious about these things. The next point I want to touch upon is that, India is growing, and our vision of our Prime Minister is to make India Viksit Bharat. Is a wonderful initiative, and I am sure that India will become a Viksit Bharat. But when you start looking of your situation today, there are two indexes from which you can know where you are. One is the global standard, which is called GDP, which you all know. But I believe that is not the real lens for knowing the condition and status of a society. Therefore, I always advocate PPP. Now the first P stands for poverty. What is the level of poverty of the bottom 5% or 10% of the country? That defines your country. The second P is for pollution. What is the state of pollution in your air, water and soil? That defines your country. And the last one is P for personal social responsibility. What is the sensitivity which we have towards people, towards fellow Indians, fellow human beings, and towards the nature defines our country. I think you are not only trained but rightly placed to change this narrative of PPP. You should not take it as a job, but take it as your responsibility to make sure that in coming future you will do everything possible to make sure that you work with people. People could be your family, your friends, your organization, to make sure that you contribute to make these PPP better. And the last one, which is a personal social responsibility, it is one of the most fundamental part for any society. The moment you start looking the difference between underdeveloped, developing and developed society, you would find that their
sensitivity towards nature and people is different. And unless we go there, I don't think we will be a Viksit Bharat. I don't want to say it Vibhats Bharat, but you never know. आज के दिन एक किसी बूढ़े व्यक्ति को जहाज से उतरने में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि जो पीछे के लोग आते हैं उसको धक्का देते हैं. कैन यू इमेजिन? मैं बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ चांसलर साहब, और बहुत सक्सेसफुल लोगों से पूछता हूँ कि आपने भलाई का या गुडनेस का लास्ट काम कब किया था? आपने कब किसी को बोला कि आप पहले बैठ जाइए? आपने कब किसी को पानी ऑफर कर दिया? आपने कब किसी का बक्सा उठा के ऊपर रख दिया? आपने कब किसी को एक रोड क्रॉस करा दी? मतलब कब किया है आपने? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जीवन भर आप सक्सेसफुल तो रहें लेकिन भलाई से आपका रिश्ता ना हो. अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि मानव का धर्म भलाई है, सक्सेस नहीं है. बट हम सब उस दौड़ में लगे हुए हैं. तो मेरा कहना है कि आप उस दौड़ में शामिल ना हो, या शामिल हों तो ऐसे शामिल हों कि बाकी चीज़ें आपको मिलें, और जो मिलेंगी, लेकिन आप मूल को ना भूलें, ये ना भूलें कि आपको पहुंचना कहाँ है. मुझे पता नहीं मुझे कितना टाइम दिया गया था, बट मैं तो वैसे ही टाइम से आगे पहुंच गया हूँ. तो मेरे यही कुछ पॉइंट्स थे. मैं बहुत आपको घंटों भर बोल सकता हूँ, है ना, क्योंकि मेरे जीवन में कहानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैं कहानी वाला बनना नहीं चाहता. तो इससे पहले कि मैं अपनी बात ख़त्म करूं, जब मैं वहाँ से निकला तो फिर मुझे लगा कि मुझे कॉर्पोरेट से निकला कि मुझे क्या करना है. तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे दुनिया की कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. एंड इनिशियली आई स्टार्टेड अडॉप्टिंग स्कूल्स एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम. बट सून आई रियलाइज कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर एजुकेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती तो वो सारे कंट्रीज जहाँ पर एजुकेशन है वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती. सो देन आई डिसाइफर्ड फॉर माई सेल्फ दैट द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड इज दैट वी ऑल वॉन्ट गुडनेस अराउंड अस टू बी हैप्पी, बट वी हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड वेयर वी ओनली अप्रिशिएट सक्सेस एंड पीपल डू what they get appreciated for. Therefore 98-99% people work for success, and with the result, with the lack of appreciation, the goodness is shrinking in this world. मैं जब रुड़की जाता था तो मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बेटा जाते ही चिट्ठी लिखना. ओवरनाइट ट्रेन से आने के बाद 1-2 दिन तो मैं दोस्तों के साथ खो जाता था, फिर चिट्ठी लिखता था. 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उसको पता चलता था कि उसका बेटा ठीक से पहुंच गया. But during this time, was she worried? Absolutely not, because she knew that the society is there and goodness is there and somebody will take care. Fast forward 40 years. आज के दिन आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपके पिताजी, आपका बेटा, ये जब एयरपोर्ट या घर से निकलते हैं, सपोज एयरपोर्ट ही जा रहे हैं, तो आप कितनी बार फोन करते हैं? क्यों? Because goodness is not assured. The biggest casualty which has happened in our country, that goodness is shrinking. So I decided to take care of this part, and I decided to dedicate my life for spreading goodness. We decided how to do it. So if you want to save the environment, you have to make sure that the bigger trees are not cut and the small ones don't die. So I decided to safeguard the small plants of goodness. We started looking for people who are working selflessly for society, and then we started supporting them with emotional, moral, financial and intellectual support, and over a period of time grow them into NGOs. So like that, so that the goodness survives. And today we are very satisfied that we have created about 70 NGOs across India, and our reach is about 1 crore people. So मैं 4 लाइनें आपको बोलना चाहता हूँ, which became the mantra, because you know that I write little bit of poetry. So 4 लाइनें मैंने लिखी हैं, which became the mantra and the founding stone for Chetna Foundation, Mission Chetna. Maybe you will remember that and it may inspire you. गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ. गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ, या फिर औरों की तरह यूं ही गुजर जाओ. उठाओ हाथ मदद में तुम भी औरों की, या फिर यूं ही जियो और यूं ही मर जाओ. गर चाहो तो तुम भी कुछ कर जाओ.
आपको पता नहीं है कि मैं आज अपने आप को कितना भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि ना ही सिर्फ मैं यहाँ आके देख सका, बट कन्वोकेशन में आके आप सबसे मैं बात कर सका। मुझे नहीं पता कि ये आपको कितने दिन चीज़ें याद रहेंगी, लेकिन अगर इसमें से एक चीज़ भी आपको याद रही तो मेरा ऐसा मानना है कि जितना इम्पैक्ट उसने मेरी लाइफ को किया है, और मेरी लाइफ का इम्पैक्ट मैं आपके चांसलर साहब को बता रहा था कि मेरी उम्र 60 से ज़्यादा है, बट आज तक मैंने कभी एक रात की नींद को खोया नहीं है। मेरी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, लेकिन आज तक शायद ही किसी ने मुझे ऐसा नहीं देखा होगा कि मैं खुश नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि ये फंडामेंटल्स हैं, और विदाउट दिस life does not have the same thing. So I am really excited every day because I am getting much more than what I deserve. So मेरी ये प्रार्थना है कि ईश्वर से कि वो आपको सदैव एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जहाँ आपको प्रेरणा मिले ठीक से चीज़ों को देखने की। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी रेस में आप जीतेंगे या हारेंगे यह आपके पुरुषार्थ पर निर्भर है, लेकिन किस रेस में होंगे यह आपकी ब्लेसिंग्स के ऊपर निर्भर है, और ब्लेसिंग्स कोई आपको दे नहीं सकता, आपको अर्न करनी पड़ती है। तो मेरी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका जीवन, आपका करियर बहुत अच्छा रहे, सक्सेसफुल रहे, और सक्सेस की परिभाषा आप स्वयं निर्धारित कर सकें। आपके जीवन में वो सब कुछ मिले जिसके आप अधिकारी हैं, और आप अधिकार प्राप्त करना जान सकें। आप जीवन की जो फाउंडेशन है वो शांति है, क्योंकि उसी के ऊपर आप सुख और आनंद बना सकते हैं। तो आप अपने जीवन का अपना माइंडसेट ऐसा कर सकें कि जिसमें वो शांति आपके साथ सदा रहे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आप सब के सब, यू वुड ऑल बिकम दिस सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, बट मोर देन दैट यू वुड ऑल बिकम सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग्स। आप इस बात को इससे सीखिए कि 70, 75, 80 साल जितना भी समय हम जीते हैं, इस समय पे हमारे अंदर आनंद की वृद्धि होनी चाहिए। और अगर 75 साल के बाद भी हम रोते हुए जा रहे हैं इस दुनिया से, तो इसका मतलब हम गलत रोड पे ट्रैवल कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतना चाहिए, हमको ज़्यादा शांत और मुस्कुरा के जाना चाहिए। तो अगर वो एक आइडिया है, अगर वो एक टारगेट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी रोड सही चल रही है कि नहीं। जीवन में पॉइंट ए से पॉइंट 2 पहुंचने के लिए, और अगर आप नहीं पहुंचते हैं, सिर्फ 2 ही तरीके हैं कि आप वहां नहीं पहुंचेंगे। पहला, जब आपका डायरेक्शन गलत है, और दूसरा, जब आप रास्ते में रुक जाएं। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है कि आप वहां ना पहुंचें। तो मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, और आप सबको मेरा आशीर्वाद है कि आप वहां पहुंचें जहां आप डिसाइड करें, और अगर एक डिसाइड करेंगे तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे। अब मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं, लेकिन मैं चाहूँगा कि सब लोग एक बार दोबारा से खड़े हों और ज़ोरदार तालियां बजाएं स्टूडेंट्स के लिए, ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टाफ के लिए, हमारे जितने यहाँ पर मेहमान आए हैं उनके लिए, और सबके लिए। वाह, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। सुना आपने रवि शर्मा को। मेरा दावा है कि आप भी सम्मोहित हो गए होंगे। बात ही ऐसी है, इस दौर में ऐसी बातें करना बहुत लाजमी है, जरूरी है। अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा, मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू।